हेलो एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं, हम कर रहे थे एनसीईआरटी 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक। जो अभी तक जो हमने पढ़ा वो मोनार्की किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और वहाँ पर किस तरीके से किंग की पावर को लिमिटेड किया जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हम जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है, वहाँ पर मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिटेड किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके आगे का चैप्टर है जो हम आज पढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है एस लर्निंग विद शिवम सर में। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं जो हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, जिसका नाम है फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उससे आप कितना समझ पाए हैं। तो जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप अगर कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मुझे बहुत अत्यधिक खुशी होगी। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की वजह से ऐसी फ्रेंच की कौन सी सोसाइटी का पार्ट था जिसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, विच ग्रुप वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से ऐसा कौन सा ग्रुप रहा फ्रांस में जिसको अपनी पावर्स को छोड़ना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की वजह से ऐसा कौन सा सोसाइटी का सेक्शन रहा जिसको डिसअपॉइंटेड जो डिसअपॉइंट रहा रिवॉल्यूशन के चेंजेस की वजह से। जैसा कि हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर वहाँ पर जो भी चेंजेस आए उसकी वजह से कौन सी सोसाइटी के कौन से सेक्शन को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो वही डिसअपॉइंट होगा। तो उसी के बारे में लिखना है। ओके, देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब आज के टाइम पर जो हम डेमोक्रेटिक राइट्स जो हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में आज के टाइम पर, उसका कौन कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें उनका लिंक देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको एक पूरी लिस्ट तैयार करनी है। चलिए तो हम इससे आगे अब अपना चैप्टर को बढ़ते हैं। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस में जो मोनार्की थी वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिमिटेड कर दी गई 1791 में। जब 1791 में मोनार्की को लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि किंग्स की पावर को लिमिटेड कर दिया गया, तो उसकी वजह से किंग जो होता है बहुत ही टेंस हो जाता है, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जो किंग का नाम था वो था लुइस 16। तो किंग जिसकी अपनी पावर को लिमिटेड होने की वजह से खुश नहीं था, और जब खुश नहीं था तो उसने क्या किया, जो अपने नेबरिंग कंट्रीज थी जैसे प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, उनके साथ में क्या किया, ऑस्ट्रिया उसके साथ में उन्होंने क्या किया, नेगोशिएशंस किए जिसकी वजह से नेगोशिएशंस इसलिए किए कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर हमारी पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया है, आप हमारी हेल्प करिए ताकि हम अपनी पावर्स को फिर से गेन कर सकें। तो इस नेगोशिएशन में जो प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया के जो किंग्स थे वो तैयार भी हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। इसका रीज़न क्या रहा होगा? इसका रीज़न रहा होगा कि जिस तरीके से फ्रांस के अंदर लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, कल को हो सकता है ये चीज़ उन तक पहुंचे तो उनकी पावर्स पे भी खतरा आ जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने जो फ्रांस के किंग थे उनका साथ देने के लिए वो तैयार हो गए। नेशनल असेंबली, जिससे इससे प्रूसिया और ऑस्ट्रिया किसी भी तरीके से हेल्प करते फ्रांस के किंग की, उससे पहले किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो नेशनल असेंबली तक पहुंच जाती है कि हमारे जो पास के जो किंग्स हैं, जो आसपास के किंग्स हैं, वो कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं जिससे नेशनल असेंबली को ख़त्म किया जा सके। तो 1792 अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली वोट करती है किसके लिए, कि इससे पहले कि हमारे पास के जो कंट्री हैं
जैसे प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये हम पर वॉर डिक्लेयर करें उससे पहले हम इन पर कुछ कार्रवाई करते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब हजारों वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो बिना किसी फीस, बिना किसी पेमेंट के अपने निस्वार्थ भाव से किसी के लिए सेवा वगैरह करते हैं, तो उनको बोलते हैं वॉलंटियर्स। तो इसमें हजारों वॉलंटियर्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो मार्च करना शुरू करते हैं, कहाँ से? मर्साइल से। मर्साइल एक फ्रांस में ही, एक साउथ फ्रांस के साउथ पार्ट में एक सिटी है, सिटी जिसका नाम है मर्साइल। तो वहाँ वहाँ पर ये सारे वॉलंटियर्स इकट्ठे होते हैं और वहाँ से एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाना शुरू करते हैं। पैट्रियोटिक सॉन्ग जो कि हम कभी भी यूज़ करते हैं ऐसे रिवॉल्यूशन या फिर जैसे मूवमेंट में, अपने आसपास के, अपने जो बाकी के जो सहपाठी होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। तो यहाँ पर जो पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया जाता है उसको नाम दिया गया मर्सेलाइस। तो मर्सेलाइस जो है आज के टाइम पर जो फ्रांस है, फ्रांस का जो नेशनल एंथम है वो मर्सेलाइस ही बन चुका है, क्योंकि ये जो मर्सेलाइस जो सॉन्ग है वो यूज़ किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर। और ये जो सॉन्ग है वो जो कंपोज किया है, तो कंपोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रॉजर डे आयल। तो 1792 में वॉर डिक्लेयर हो जाता है और प्रूसिया और ऑस्ट्रिया पर नेशनल असेंबली और जो भी वॉलंटियर्स थे वो उन पर अटैक करते हैं। वॉर होता है और उसमें प्रूसिया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है। लेकिन इस वॉर की वजह से जो फ्रांस था उसमें बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलते हैं। द रिवॉल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। क्यों? क्योंकि जितने भी मैन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे किसमें, ये जो वॉर हुआ था उसमें इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से मैन तो सारे लोग फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन घर को देखने वाले केवल विमेन थी, जिनको अपने बच्चों को भी संभालना था, अपनी फैमिली को भी देखना था। तो जब फैमिली को देखना है तो जो भी छोटे मोटे वर्क होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गए, अपनी अर्निंग के लिए जॉब करना शुरू कर दिया ताकि अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सही से वो पालन पोषण कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स टू रिचर। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो केवल रिचर पीपल को उसने राइट टू वोट दिया था। पॉलिटिकल राइट्स, जो पॉलिटिकल राइट्स एक्चुअली उसको बोलते हैं जब हमें राइट मिलते हैं वोट डालने के, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल राइट। तो 1791 में जो पॉलिटिकल राइट्स मिले थे वो केवल रिचर के लिए मिले थे। तो इसकी वजह से जो सोसाइटी थी उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पुअर सेक्शन था उनको राइट नहीं मिल रहे हैं, और राइट नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग डिसअपॉइंटेड रहेंगे, तो जिसकी वजह से ये लोग नाराज हो जाते हैं और सोसाइटी में कुछ डेवलपमेंट इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। तो कुछ क्लब मिलते हैं, बनते हैं। पॉलिटिकल राइट्स जब नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अपने राइट्स के लिए कुछ स्ट्रगल करते हैं, जिनकी वजह से कुछ क्लब्स वहाँ पर देखे जाते हैं, जिसमें मोस्ट सक्सेसफुल जो क्लब रहा वो रहा जैकोबिन्स क्लब। ये जो जैकोबिन क्लब है ये जो पड़ा था, ये पड़ा था सेंट जैकोबिन के नाम पर। ये जो नाम पड़ा है जैकोबिन क्लब का, जैकोबिन, वो पड़ा है सेंट जैकोबिन के नाम पर। ये जो क्लब बन रहे थे इसमें मैन इन्वॉल्व थे, इसके साथ साथ विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट देखा रहता है। लोग 60 जो क्लब्स थे वो विमेन के क्लब थे, क्योंकि हमने ये देखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि वहाँ पर जो वोट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन को किसी भी प्रकार के कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, और विमेन की डिमांड थी लगातार उनको वहाँ पर राइट्स दिए जाएं, उनके कुछ डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। तो इसी वजह से जो ये जो डिस्कस हो रहे थे, जो लोअर क्लास से लोग उठकर आ रहे थे, उनमें विमेन के भी कुछ क्लब देखे गए जिन जो नंबर में थे 60। और ये जो जैकोबिन क्लब है, अगर हम जैकोबिन क्लब को समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो जितने भी मेंबर्स थे वो सारे लेस प्रॉस्परस सेक्शन से आते थे, ऐसी सोसाइटी के सेक्शन से आते थे जहाँ पर सारे जो लोअर क्लास के पीपल रहते हैं, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिसंस लाइक शू मेकर्स। आर्टिसंस का कौन है?
जैसे शू मेकर जूते बनाने वाले, पेस्ट्री कुक्स जो केक वगैरह बनाते हैं, वॉच मेकर्स घड़ियों पर जो काम करते हैं, प्रिंटर्स जो प्रिंटिंग वगैरह करते हैं उनका, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो ये सारे ही लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। पुअर सेक्शन ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जो कहीं ना कहीं लेस प्रॉस्परस है। वही सारे लोग इन्वॉल्व थे किसमें, जैकोबिन क्लब्स के। अच्छा, जो जैकोबिन क्लब था उसके जो लीडर थे वो है मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के लोगों ने जो नोवेल्स का जो पहनने का ड्रेसिंग कोड था उससे कुछ हटके काम किया ताकि अपनी अलग से आइडेंटिटी बना पाए, खुद की पहचान अलग से बना पाए। तो उन्होंने जो ड्रेसिंग सेंस स्टार्ट किया है वो किया है स्ट्रिप ट्राउजर। अब ये स्ट्रिप ट्राउजर क्या है? स्ट्रिप ट्राउजर उस टाइम पर जो डॉक वर्कर्स हुआ करते थे उस तरीके से ये कुछ ट्राउजर हुआ करता था जिसमें वर्टिकल लाइंस होती थी और ये फुल वेस्ट टू फुट तक जाता था, फीट तक जाता है, तो फुल लेंथ जिसको हम बोलते हैं। तो ये पहनने का स्टाइल था एंड डिफरेंट फ्रॉम नॉवेल्स। अब नॉवेल्स क्या पहनते थे? नी ब्रेचेस। तो इन्होंने नी ब्रेचेस को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया ताकि ये अपनी अलग से पहचान बना पाए, किसके लिए? नॉवेल से कुछ हटके कर पाए। तो ये जो ड्रेसिंग सेंस इन्होंने स्टार्ट किया था वो कहीं ना कहीं सिंबल था किसका? एंड ऑफ पावर ऑफ नॉवेल्स। नॉवेल्स का जो पावर था, जो उनका लगातार दबाव बना हुआ था लोअर सेक्शन पर, उसको कहीं ना कहीं ये ड्रेसिंग सेंस से शो कर रहे थे कि अब हमारे ऊपर किसी भी नोबल पावर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम उनके किसी भी पावर को किसी भी तरीके से उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, उनको अपने से बड़ा नहीं समझेंगे। जैकोबिन्स का जो क्लब था, जैकोबिन्स का जो ड्रेसिंग सेंस था, उसकी वजह से उनको बोला गया सॉक्लूटस। सॉक्लूटस क्यों बोला गया? क्योंकि ऐसे लोग जो ऐसी ड्रेसिंग सेंस का यूज करते हैं जिसमें विदाउट नी ब्रेचेस, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो जो ट्राउजर्स का यूज कर रहे हैं वो फुल लेंथ ट्राउजर्स का यूज कर रहे हैं और नोवेल्स पहनते थे नी ब्रेचेस। तो ऐसे लोग जो नी ब्रेचेस का यूज नहीं करते हैं उनको बोला गया सॉक्लूटस। इसके साथ ये कुछ रेड कैप भी पहनते थे, जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सिंबल में भी पढ़ा था, फ्रिजियन रेड कैप। तो वो जो था सिंबल वो बिलोंग करता है किससे? वो सिंबल शो करता है लिबर्टी को। तो ये जो कैप पहना गया है वो शो कराने के लिए पहना गया कि अब हम आज़ाद हैं, अब हम किसी के पावर के अंडर नहीं आते। विमेन को इस सेक्शन से अलग रखा गया है क्योंकि विमेन को हम जानते हैं उस टाइम पर कोई भी राइट्स वगैरह नहीं दिए जाते थे, तो इस वजह से विमेन को अभी भी अलग रखा गया है। तो इस तरीके से कोई भी ड्रेसिंग सेंस के लिए अलाउ नहीं किया गया है विमेन को। इसमें नेक्स्ट डेवलपमेंट जो देखने को मिलती है फ्रेंच सोसाइटी में वो देखने को मिलती है अगस्त 10 1792। 1790 अगस्त 10 1792 में क्या होता है? जो जैकोबिन क्लब्स था, जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो नाराज हो जाते हैं गवर्नमेंट से हाई प्राइसेस ऑन शॉर्ट सप्लाईज। मतलब हाई प्राइसेस जो ब्रेड वगैरह थी, जो वहाँ के जो महंगाई थी लगातार बढ़ती चली जा रही थी और जो ब्रेड थी, जो उनका डेली का जो डाइट थी, उस पर शॉर्ट सप्लाईज हो रही थी, जिसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो वो एंगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जो टोल्यूरस करके जो पैलेस हुआ करता था उसमें एंटर कर जाते हैं, अटैक करते हैं, जो किंग्स गार्ड होते हैं उनको मार देते हैं, किंग्स को हॉस्टेज बना लिया जाता है। और इसी टाइम पर लेटर बाद में नेशनल असेंबली जो होती है वो वोट करती है किसके लिए? रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन करने के लिए, इनको कैदी बना लिया जाता है। देन सम कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वर मेड। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग बाद में जो वोटिंग जो हमने एज पढ़ी थी, इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उसमें हमने एज पढ़ी थी 25 ईयर्स मिनिमम वोटिंग एज हुआ करती थी, जिसमें अब जो वोटिंग एज मिल जाती है वो मिल जाती है 21 ईयर्स की और उससे ज़्यादा। साथ ही जो हमने पढ़ा था पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में वो लोग थे जो थोड़े बहुत सोसाइटी में प्रॉस्पर थे, जो टैक्स पे कर सकते थे। लेकिन अब लगभग सभी मैन जो सोसाइटी के अंदर हैं
21 ईयर्स के जितने भी हो चुके हों उन सभी को राइट दे दिए गए, राइट टू वोट दे दिया गया। देन अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने के बाद में नई जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो गवर्नमेंट बनती है उसका नाम पड़ जाता है दी कन्वेंशन। इसका जो नया नाम है वो है कन्वेंशन। अभी तक हमने पढ़ा नेशनल असेंबली के बारे में, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किसके बारे में, कन्वेंशन के बारे में। कॉल्ड न्यूली इलेक्टेड असेंबली। मोनार्की अबॉलिश्ड ऑन 21 सितंबर। 21 सितंबर को मोनार्की पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मोनार्की का मतलब हो गया एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि हेड की जा रही है किसके द्वारा, किंग और क्वीन के द्वारा, और जिसमें कि जो नया रूलर जो बनता है, जो अगला रूलर बनता है वो किंग और क्वीन की फैमिली से ही कोई ना कोई होता है। लेकिन अब मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया है और फ्रांस में आ गया है क्या, रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है कि अब कोई भी हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होगी। जैसे किंग है तो किंग का बेटा किंग नहीं बनेगा, अब जो नया हेड होगा गवर्नमेंट का वो बाय इलेक्शन होगा। ठीक है। ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन। नेक्स्ट इसके आगे क्या होता है कि जो किंग है उसके ऊपर ट्रायल चढ़ता है, तो ट्रायल में वो साबित होता है ट्रीजन का, मतलब देशद्रोह का आरोप लगता है उन पर। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकोर्ड, एक की प्लेस है डी ला कॉनकोर्ड, वहां पर उनको जो किंग थे फ्रांस के लुई 16 उनको ग्लूटन कर दिया जाता है। किंग को ग्लूटन कर दिया जाता है, उसके कुछ समय बाद जो वहां की क्वीन थी, क्वीन एंटने, उनको भी ग्लूटन उसी तरीके से ग्लूटन कर दिया जाता है। जिस तरीके से किंग को ग्लूटन किया जाता है, जिस तरीके से किंग को पनिशमेंट दिया जाता है, उसी तरीके से जो फ्रांस की जो रानी हुआ करती थी, किंग लुई 16 की जो क्वीन हुआ करती थी एंटने, उनको भी उसी तरीके से ग्लूटन कर दिया जाता है, यानी कि मृत्यु की सजा दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, ये हमने पूरा सेक्शन पढ़ लिया है थर्ड वाला। अब हम जो है इसका 3.1 जो सेक्शन है द रेन ऑफ टेरर, इसको हम अगले सेक्शन में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम यहाँ पर विराम लेते हैं और जल्दी ही आशा करेंगे हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और जो भी होमवर्क मिला है मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी होगा और आपको आइडिया भी लगेगा कि हमको आंसर कैसे करने हैं। और मैं उनका आंसर का जो भी कमेंट सेक्शन में है मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।